आज के इस विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सीधे एक ऐसे रहस्य के अंदर चलते हैं जो हमारी बुद्धि यानी ह्यूमन इंटेलेक्ट की उत्पत्ति के बारे में हमारी पूरी सोच को झकझोर कर रख देगा। आमतौर पर हम लोग मानते हैं कि दुनिया में जो सबसे ठंडा, नीरस और पूरी तरह से तार्किक हिस्सा है, हमारा लॉजिक, उसका जन्म किसी बहुत ही शांत और गंभीर माहौल में हुआ होगा, है ना? लेकिन आज के स्रोत एक बिल्कुल ही अलग और चौंकाने वाली कहानी बयां करते हैं। आज का हमारा मिशन ये खोजना है कि कैसे ब्रह्मांडीय ज्ञान और हमारी संवाद करने की क्षमता की असली उत्पत्ति वास्तव में एक बहुत ही नाटकीय और नियमों को तोड़ने वाली घटना से हुई है। चलिए अब इसकी गहराई में उतरते हैं। यहाँ एक ऐसा विरोधाभास सामने आता है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। सोसाइटी हमेशा से ये मानती आई है कि भावनाओं और लॉजिक का आपस में दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ऐसा लगता है जैसे दोनों बिल्कुल अलग अलग दुनिया है। जहां नियम है वहां भावनाओं की कोई जगह नहीं होती। लेकिन स्रोत से यह स्पष्ट होता है कि जिस बुद्धि के देवता यानी बुद्ध को हम एकदम सूखा और ड्राई लॉजिक मानते हैं, उनका जन्म एक बेहद नाटकीय, नियमों को तोड़ने वाली प्रेम कहानी से हुआ है। पहली बार सुनने में यह बात थोड़ी अटपटी लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए यही इस पूरी अवधारणा का सबसे बड़ा रहस्य है। भाग 1, तर्क और भावना, एक ब्रह्मांडीय टकराव। ये कोई साधारण पुरानी कथा नहीं है, बल्कि यह हमारे मनोविज्ञान की सबसे गहरी परतों को खोलने वाला एक बहुत बड़ा दार्शनिक रूपक है। यह सीधे तौर पर अनुशासन और इच्छाओं के बीच होने वाले उस टकराव की कहानी है जो हर इंसान के भीतर हमेशा चलता रहता है। अब जो बात इस स्लाइड के बारे में सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि तारा और चंद्रमा असल में किस चीज को दर्शाते हैं। एक तरफ गुरु माँ तारा हैं। ये वो परिवेश है जो स्थापित नियमों, कठोर अनुशासन, परंपराओं और उस ज्ञान का प्रतीक है जो बहुत सख्ती से सिखाया जाता है, यानी पूरी तरह से एक स्ट्रिक्ट ढांचा। और दूसरी तरफ है चंद्रमा, जो हर तरह की चंचलता, असीम भावनाओं और मन के उन तूफानों का प्रतीक है जिन्हें किसी भी नियम में नहीं बांधा जा सकता। और जरा सोचिए, जब ये असीम भावना यानी चंद्रमा और कठोर नियम यानी तारा आमने सामने आते हैं तो क्या होता है? एक दार्शनिक विद्रोह। चंद्रमा और तारा के बीच का ये आकर्षण इतना अनपेक्षित और मजबूत था कि शुद्ध और असीम भावनाओं से टकराकर सारे स्थापित और कठोर नियम पूरी तरह बिखर जाते हैं। ज्ञान की वो सीमा जो कहती है कि चीजें एक तय तरीके से ही होनी चाहिए, वो भावनाओं के इस ज्वार के आगे टूट जाती है। भाग 2, बुद्ध द अल्टीमेट बैलेंस, जहां नियम और भावनाओं का मिलन होता है। अब इस टकराव का नतीजा देखते हैं। इस भयानक टकराव से कोई विनाश नहीं हुआ, बल्कि बुद्ध का जन्म हुआ। एक ऐसा बिंदु जिसने कठोर कानूनों और अनियंत्रित भावनाओं के बीच की उस असंभव सी खाई को पूरी तरह से भर दिया। इस बात को समझने के लिए स्रोत में एक कमाल का मेटाफर इस्तेमाल किया गया है। अगर किसी के पास सिर्फ नियम हो, अनुशासन हो, लेकिन भावनाएं बिल्कुल ना हो, तो वो क्या होगा? बिल्कुल एक ठंडे, बेजान रोबोट की तरह, जिसका ज्ञान किसी काम का नहीं, क्योंकि वो इंसानी स्वभाव को समझ ही नहीं सकता। और इसके उलट, अगर सिर्फ भावनाएं हों और उन्हें कंट्रोल करने का कोई स्ट्रक्चर या नियम ना हो, तो वो एक ऐसा तूफान है जो सिर्फ और सिर्फ तबाही लाएगा। ये दोनों ही स्थितियां अपने आप में अधूरी और बेहद खतरनाक हैं। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि यहाँ बुद्ध सिर्फ एक ग्रह या देवता का नाम नहीं है। यह मानव बुद्धि का वह उच्चतम स्तर है, वो परफेक्ट इक्विलिब्रियम है जो गहरी भावनाओं को समझने की क्षमता तो रखता है, लेकिन उन भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करने के लिए एक तार्किक ढांचे और नियमों का बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करता है। यही वो ताकत है जो इन दोनों एक्सट्रीम्स को एक साथ साध कर चलती है। भाग 3, प्रोसेसर और स्पीकर, ज्ञान बनाम संचार। आइए अब इस प्राचीन ब्रह्मांडीय सिद्धांत को आज के आधुनिक कंप्यूटर सिस्टम के नजरिए से देखते हैं। और ये इस बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से इलस्ट्रेट करता है कि सिर्फ डेटा होना ही काफी नहीं है। जैसे कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव भारी भरकम डेटा और कच्चा ज्ञान जमा करके रखती है, जिसे हम ज्योतिष में गुरु बृहस्पति का प्रभाव मान सकते हैं। लेकिन क्या ये विशाल ज्ञान अपने आप में पर्याप्त है? बिल्कुल नहीं। ये विशाल भंडार तब तक पूरी तरह बेकार है जब तक कि उसे प्रोसेस करने के लिए एक फास्ट प्रोसेसर और दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक स्पीकर ना हो। और यही काम बुद्ध का है। ज्ञान होना एक अलग बात है, लेकिन उसे कम्युनिकेट करके हूबहू दूसरे के दिमाग में उतार देना, यही तो असली बुद्धि है। आइए भाग 4 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये आगे कैसे बिल्ड होता है। सामाजिक गणना और वाणी का जादू, रियल वर्ल्ड में बुद्ध।
ब्रह्मांडीय सिद्धांतों से बाहर निकलकर अब हम उन रोजमर्रा की स्किल्स पर आते हैं जो असल में मानव सफलता को तय करती हैं। एक मजबूत बुद्ध होने का असली मतलब क्या है? ऐसे व्यक्ति की वाणी में एक जादू होता है, लोग बस उन्हें सुनते ही रहना चाहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ कैलकुलेशन का मतलब महज कागज पर गणित के सवाल हल करना नहीं है। ये एक बहुत ही तेज और जटिल सोशल स्ट्रैटेजी है। किसी कमरे में जाते ही वहां का मूड पढ़ लेना कि क्या अभी मजाक करना सही रहेगा या माहौल सीरियस है, और सामने वाले के रिएक्शन का पहले से ही अंदाजा लगा लेना। सही समय पर एकदम सही शब्दों का चुनाव करना, ये होती है असली कैलकुलेशन। और इसके बिल्कुल विपरीत स्थिति को भी देखना जरूरी है। जब ये ऊर्जा कमजोर होती है तो व्यक्ति इस सोशल डेटा को प्रोसेस ही नहीं कर पाता। ज्ञान की कोई कमी नहीं होती उनके पास, लेकिन वे किसी सीरियस माहौल में अचानक कुछ ऐसा बोल देते हैं जो बिल्कुल गलत समय पे कही गई एकदम गलत बात होती है। ये उनकी वोकैबुलरी या शब्दों की कमी नहीं है, बल्कि ये उनकी कैलकुलेशन की पूरी विफलता है। वे स्थिति का सही आकलन नहीं कर पाते और इसीलिए अक्सर अजीब या गलत समझे जाते हैं। स्रोत यहाँ एक महत्वपूर्ण कॉल टू एक्शन भी देता है। इन अदृश्य ग्रह ऊर्जाओं को समझना और ये जानना कि वे मानव जीवन और उनकी कुंडलियों को किस तरह आकार दे रही हैं, किसी भी इंसान के व्यक्तिगत ब्लूप्रिंट को डीकोड करने जैसा है। इसलिए इन ऊर्जाओं के रहस्यों को उजागर करने के लिए स्रोत को सब्सक्राइब और फॉलो करना उपयोगी हो सकता है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही प्रोवोकेटिव विचार पर लाकर खड़ा करता है। जरा इस पर गौर कीजिएगा। अगर संसार का सबसे बड़ा तर्क एक ऐसे रिश्ते से जन्मा है जो पूरी तरह से भावनाओं और विद्रोह पर आधारित था, तो क्या इसका अर्थ यह है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन कैलकुलेशन और संचार के पीछे भी कहीं ना कहीं एक गहरा जज्बात या आकर्षण छिपा होता है? क्या हमारी सबसे ठंडी तार्किक सोच भी सीक्रेटली हमारी सबसे गहरी भावनाओं द्वारा ही संचालित होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो तर्क और भावना को देखने के हमारे पूरे नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकता है।